Good morning. In the last chapter, we studied about how and in what way Friedrich Schiller depicted the dream of worldwide democratic and social republics idea in his painting. So we described that painting in the last video, and in this video we are going to start the main part of the chapter, that is how the idea of the nation, राष्ट्र के बारे में जो विचार है, जो प्रथम विचार जो राष्ट्र के बारे में आया, वो कैसे आया और उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन की उसमें क्या भूमिका थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेशनलिज्म की जो पहली परिभाषा थी या पहला जो उसका एक्सप्रेशन था, वो कब आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय। फ्रेंच रेवोल्यूशन में पता है 1789 में हुआ था। फ्रांस जो था वो उस समय एक फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब कि चारों तरफ से घिरा हुआ एक भूभाग था 1789 के समय, अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। और वो किसके रूल में था? एक एब्सोल्यूट मोनार्क के रूल में था। मोनार्क मतलब कि कोई ऐसा सिस्टम, उस सिस्टम का कोई ऐसा इंडिविजुअल जो उस सिस्टम को सिर्फ वही कंट्रोल करता हो, तो वो क्या होता है? मोनार्क होता है। और एब्सोल्यूट मतलब कि उस मोनार्क की पावर्स पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई भी रिस्ट्रेंट्स ना हो, उसकी पावर जो हो वो अनक्वेश्चनड हो। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मतलब हमें पता है कि 1791 में जो क्या बोलते हैं नेशनल असेंबली थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करे गए थे कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। और बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे। पॉलिटिकल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो सिस्टम को बदले या सिस्टम की कुछ नीतियों या पॉलिसीज़ को बदले। तो ऐसे कौन से चेंजेस थे? जैसे कि हमने देखा था कि मोनार्की हट गई, उसके बाद नेशनल असेंबली बनी स्टेट जनरल से, उसके बाद उसके हटने के बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आए, फिर डायरेक्टरी आई, फिर नेपोलियन आया। तो ये क्या हुआ? ये जो है वो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी हुई। जो सॉवरेनिटी मतलब कि प्रभुता, प्रभुता मतलब कि हम अपने जो देश है उस देश के अंदर के जितने भी मैटर्स हैं और जो बाहर के भी मैटर्स हैं, बाहर के मैटर्स मतलब जिसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी आती है, तो वो जो मैटर्स है वो हम खुद से ले पाएंगे और कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। उसको कोई हक नहीं बनेगा किसी और देश को, किसी और भी क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन को, कि वो आए और हमारे देश के एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स में आके वो क्या बोलते हैं भाग ले। हम ही सिर्फ कर सकते हैं उसको। तो वो क्या हुआ? ट्रांसफर सॉवरेनिटी मतलब कि अपने देश का कंट्रोल, सीरीज बात। वो कहा हुआ मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन तक गया। फ्रेंच सिटीजन जो थे वहाँ फ्रांस की, फ्रेंच सिटीजन का मतलब होता है कि फ्रेंच सिटीजन मतलब कि जो लोग फ्रेंच सिटीजन द्वारा इलेक्ट होंगे, उनके पास पावर गई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। रेवोल्यूशन ने बता दिया, जो क्रांति हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, राजा को हटाया गया, राजा और रानी मतलब लुई 16 और मैरी एंटोनिएट को मारा गया। तो इससे क्या हुआ? ये बता दिया इसने कि जो पीपल होंगे, जो लोग होंगे, वही आगे चल के नेशन को बनाएंगे और नेशन की जो डेस्टिनी है, नेशन की जो भविष्य है, वो उसको शेप देंगे, उसको बनाएंगे, आकार देंगे। From the very beginning, the French revolutionists introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people। अब हुआ क्या कि अभी पढ़ रहे हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया। अब क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जिन्होंने करा था, उन्होंने सोचा कि हम तो मर जाएंगे, और अगर ये राजा लोग फिर से आ गए, क्योंकि राजा लोग उसमें बहुत पावरफुल थे, एक बार हटाने से कोई ऐसे वही दोनों राजा मरे हैं ना, उन राजा का परिवार अभी पूरा जिंदा है। अभी उन राजा की पूरी बर्बन जो डायनेस्टी है वो भी जिंदा है, सिर्फ वही दोनों राजा नहीं मरे हैं, पूरा राजा वंश नहीं खत्म हो गया है। तो हो सकता है कि वो फिर से आ जाए। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें फ्रांस के जितने भी लोग हैं उनको एकजुट करना होगा, क्योंकि जब लोग एकजुट होंगे तभी वो लोग राजशाही के खिलाफ लड़ पाएंगे। तो इसीलिए एकजुट करने के लिए नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना। नेशनलिज्म क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया है। तो नेशनलिज्म की भावना को पैदा करना ज़रूरी था। इसीलिए बहुत सारे मेजर्स जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस करे। अब उन मेजर्स और प्रैक्टिसेस जो थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस करी, वो कौन कौन सी थी? पहली थी द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ले सितोयेन।
ला पैत्री मतलब फादरलैंड। जब हम फ्रांस को एक पिता के रूप में देखेंगे, जैसे हम भारत को एक भारत माता देखते हैं ना, हम भारत माता का रूप देते हैं भारत को, वैसे ही फ्रांस को जब हम पिता के रूप में देखेंगे तो उसको ला पैत्री कहेंगे। और ली सितोयन, सितोयन मतलब कि जब हम फ्रांस के जो लोग हैं उनको उस पिता के बच्चे के रूप में देखेंगे। अब इससे एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्योंकि एक पिता के लिए उसके सारे बच्चे समान हैं। इसलिए हो सकता है कि फ्रांस में अलग अलग क्या बोलते हैं तरीके के लोग हों, हमारे इतनी डाइवर्सिटी नहीं है फ्रांस में, लेकिन तब भी अलग तरीके के लोग हों जिनका अलग अलग ओपिनियंस हो किसी भी आइडिया को लेकर, तब भी वो क्या है इक्वल है, क्योंकि वो एक ही फादर के बच्चे हैं। तो ये आइडिया जो था, इसने ये एम्फोसिस करा। और इक्वालिटी जो थी, वो जब इक्वालिटी होगी तभी लोग एकजुट हो पाएंगे, जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तो लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। यहाँ इसीलिए एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, द ट्राई कलर। इसमें 3 कलर थे। और जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड था, रॉयल स्टैंडर्ड मतलब कि जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड वाला था, वो क्या करता था, वो मोनार्की या एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता था। तो जो नया वाला फ्रेंच फ्लैग था, उसने उस पुराने क्या बोलते हैं रॉयल स्टैंडर्ड वाले फ्लैग को बदल दिया। जो स्टेट जनरल था, वो क्या स्टेट जनरल जो एक्टिव सिटीजन जिसको सिलेक्ट करे थे, स्टेट जनरल को एक्टिव स्टेट जनरल क्या होता है, स्टेट जनरल एक बॉडी थी, 9th क्लास में हमने पढ़ी है। स्टेट जनरल एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो राजा के द्वारा बनाई गई थी, राजाओं के द्वारा बनाई गई थी फ्रांस के 17th सेंचुरी, मिड 17th सेंचुरी में। किस लिए, कोई जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो जैसे कि टैक्सेशन से लेके कोई बड़ी पॉलिसी को लेके, तो उससे क्या उसको उसके लिए जब कोई डिसीजन लिया जाए, तो इसलिए फ्रांस में रहने वाली तीनों जो मेन कम्युनिटीज़ थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और द थर्ड क्लास, तीनों ऑर्डर्स को के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता था और उनसे बात करी जाती थी। अभी जो स्टेट जनरल था, हाँ ये इसमें ही तीनों लोग थे। अब हुआ क्या कि जब रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उसमें जो हमारी स्टेट जनरल की जो फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि नोबल्टी और क्लर्जी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। और इसीलिए जो थर्ड क्लास थी उसका उदय हुआ। और इसीलिए जो थर्ड क्लास के लोग थे उन्होंने स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। नेशनल असेंबली, अब देखिए इसका भी क्या बोलते हैं, वो है नेशन मतलब राष्ट्र, राष्ट्रीय सभा, राष्ट्र सभा। अब ये भी क्या है, ये भी क्या बता रहा है कि राष्ट्र मतलब फ्रांस को एक राष्ट्र के रूप में देखने की ये क्या बोलते हैं चेष्टा कर रहा है, ये नाम भी। और स्टेट जनरल जो था, अभी जो स्टेट जनरल है वो एक तरह का रॉयल नाम है। रॉयल नाम मतलब कि मोनार्की को रिप्रेजेंट करता है। सब चीज़ें बदल दी गई थी। जैसे अगर आप देखें कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो सेंटर में रूल कर रही है, वो ये करती है, वो जो किसी भी जगह का नाम बदल देती है। अब वो नाम बदलना सिर्फ एक नाम बदलना नहीं होता है, वो नाम बदलना क्या होता है, वो बताता है कि किस तरीके से जो इस पार्टी की आइडियोलॉजी रही है फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन, and all the from its experience in the political experience in the decades of 80s 90s 2000 2010। तो ये हमें दिखाता है कि अब इसकी जो आइडियोलॉजी है एशियंट हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो इसकी है, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके नाम बदलने के। जैसे सेवा तीर्थ नाम हो गया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का। तो इससे क्या हुआ कि ये दिखाता है कि कैसे इसकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जो नेशन असेंबली बना दी गई है, स्टेट जनरल जो नेशन असेंबली बना दी गई है जिसको, तो वो भी क्या करा, उसने भी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करा। किस आइडिया को, कि अब हम एक राष्ट्र हैं और हमारी जो सभा होगी वो राष्ट्र सभा होगी। न्यू हिम्स वर कंपोज, नए नए हिम्स बनाए गए। हाँ हिम्स मतलब कि नए नए सॉन्ग्स जो बनाए गए, जो एकदम प्योर सॉन्ग्स होते हैं। हाँ, ओट्स बनाए, ओट्स टेकन, ओट्स ली जाती थी। अब पहले जो राजा लोग होते तब ओट्स ओट्स नहीं ली जाती थी, ऐसे आ जाते थे, बैठ जाते थे गद्दी पे, क्योंकि उसमें राष्ट्र नाम का कोई वो नहीं था, किसी के प्रति क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अकाउंटेबिलिटी है किसकी तरफ, भारत की तरफ। तो इसीलिए हम भारत मतलब फ्रांस की तरफ। जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं ना प्राइम मिनिस्टर से, और प्रेसिडेंट जब भी वो आते हैं ओथ लेने, तो वैसे ही फ्रांस में भी जो लोग थे वो क्या करते थे, ओथ लेते थे। तो उससे क्या होता था, एक राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव आता था। तो उससे क्या होता था कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो और बढ़ती थी। मार्टियर्स जो थे वो कमेमोरेट किए जाते थे। हमारे यहाँ भी जो मार्टियर्स है वो कमेमोरेट किए जाते हैं। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सबको कमेमोरेट किया जाता है ना, तो वैसे वहाँ भी उनको याद किया जाता था, वहाँ भी उनको श्रद्धांजलि दी जाती थी। हाँ, जिससे क्या हो कि लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो हो वो शुरू हो। A centralized administrative system was put in place। एक केंद्रीय प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो लाई गई। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कि जो सभी तरीके से लोग, सभी तरीके के लोग, सभी लोगों के लिए समान हो। और उसने क्या करा, उसने सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए,
सबके लिए समान तरीके के कानून बनाए। इंटरनल कस्ट्यूम कस्टम्स एंड ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। अब क्या होता था फ्रांस में, पहले क्या होता था ना कि मान लो आपको जाना है, जैसे हमारे यहाँ भारत में मान लो आपको जाना है देहरादून से आपको दिल्ली जाना है। आ, इसके बीच में आपको सामान लेके जाना है। आप मान लीजिए कोई वो है, होलसेलर है, तो आपको सामान लेके भेजना है अपना यहाँ से वहाँ तक। तो इसको भेजने के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगते हैं। मैंने बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले फ्रांस में इसको भेजने के लिए, सामान भेजने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे, क्योंकि हर दूसरे पॉइंट पे, हर दूसरे चेक पॉइंट पे लोग आ जाते थे पैसा मांगने के लिए, ये आपकी कस्टम ड्यूटी है, ये आपका टैक्स है, ये है वो है। तो इससे लोग बहुत परेशान होते थे, और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट था, जिसकी वजह से जो राजा था उसका क्या बोलते तख्ता पलट हुआ था। तो इसी वजह से अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, एक इंटरनल कस्टम और ड्यूटीज जो थी उसको बंद कर दिया गया। अब कहीं भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, और ना ही ड्यूज मतलब कि फाइन लगाई जाती थी। एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, क्या बोलते हैं, वेट्स और मेजर्स का लाया गया। अब पहले क्या होता था, मान लीजिए एक जगह ये होता था कि 4 किलो जो चीनी है वो 4 रुपए में मिल रही है फ्रांस में, और दूसरी जगह 4 रुपए जो किलो, 4 किलो जो चीनी है वो 10 रुपए में मिल रही है। हाँ, अब हुआ क्या कि इससे क्या होता था, नाप तोल में डिफरेंस हो जाता था, कि वहाँ तो 4 किलो इतना होता है, तुम 4 किलो इतना बता रहे हो। कोई 4 किलो में ज़्यादा देता था, कोई 4 किलो में कम देता था। तो इससे क्या हुआ, इससे भी लोगों के बीच में बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए वहाँ क्या हुआ, अब वहाँ एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, एक समान व्यवस्था लाई गई, किसके लिए, वेट्स और मेजर्स के लिए, कि जो वेट होंगे किसी भी चीज़ के वो कितने के होंगे, कैसे किसी चीज़ को मेजर किया जाएगा, कैसे किसी का वेट नापा जाएगा, ये सब जो मेजर्स हैं वो लाए गए। इससे भी क्या हुआ, लोगों को लगा कि अब हम लोग जब एक नेशन के रूप में हैं, तो हम अपनी डेवलपमेंट देख पा रहे हैं। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स थे फ्रांस में, अलग तरीके के डायलेक्ट्स, जैसे हमारे भी अलग तरीके के डायलेक्ट्स होते हैं ना, कोई हिंदी दूसरे तरीके से बोलता है, कोई हिंदी दूसरे तरीके से बोलता है। पंजाबी आप देखेंगे तो हिंदी दूसरे तरीके से बोलेंगे, गुजराती देखेंगे तो हिंदी दूसरे तरीके से बोलेंगे, मराठी देखेंगे तो हिंदी दूसरे तरीके से बोलेंगे। तो वैसे वहाँ भी अलग अलग तरीके की जो एक्सेंट वाले लोग थे वो अलग तरीके से फ्रेंच बोलते थे। तो इसीलिए उन डायलेक्ट्स को एकदम हटा दिया गया, और फ्रेंच जो थी उसको बोला गया कि अब ये बोली भी जाएगी, लिखी भी जाएगी पेरिस में, और ये सभी जितने भी देश, राष्ट्र हमारा, उस राष्ट्र के अंदर ये जो लैंग्वेज है कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी। इसके बाद से बहुत सारे जो पोएट्स थे, राइटर्स थे, जितने भी थे ऑथर्स थे, उन्होंने फिर सब फ्रेंच में लिखना ज़्यादा शुरू कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों को और अपनी भाषा, जब लोग अपनी भाषा से क्या बोलते हैं मजबूत हो गए, तो वो उन्होंने अपने देश के साथ भी एक मजबूत संबंध बना लिया। अभी हम आगे चल के देखेंगे तो यूरोप में जितने भी देश हैं वो सब भाषा के आधार पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. अब जो रेवोल्यूशनरी से, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा था, उन्होंने बाद में बोला कि अब क्योंकि हम आज़ाद हो गए हैं इस राजशाही से, अब हमने अपने आप इतनी डेवलपमेंट देख ली है, इतना सब कुछ हमने कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा भी मिशन होता है कि हम जो क्या बोलते हैं, और भी जितने भी लोग हैं, और भी जितने भी क्या बोलते हैं यूरोप के लोग हैं, उनको इस राजशाही से मुक्त करेंगे, उनको इस दमनकारी शासन से मुक्त करेंगे। किसने बोला, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने बोला। अब वो हेल्प करना चाहते थे यूरोप के और लोगों को नेशंस बनने में। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास थी, मतलब राइजिंग जो मिडिल क्लास थी, उसने क्या करा था, वही जो थी वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बनी थी। मिडिल क्लास ने मर्चेंट से मतलब मर्चेंट नेवी से और भी बहुत सारी चीज़ें करके पैसे कमाए थे, और पढ़ लिख गई थी। जब वो पढ़ लिख गई थी तो उसने पुराने ढर्रे छोड़ दिए थे, तो नई चीज़ों को अपनाने लगी थी, और इसीलिए उसने राजा राजशाही को ख़त्म कर दिया था। तो इसीलिए जो और भी यूरोप के अलग अलग जो देश थे, अलग अलग जो शहर थे, वहाँ भी जो अलग अलग लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स मतलब यूथ, यूथ जो होता है उसके अंदर बहुत ताकत होती है। यूथ अगर चाहे तो वो किसी भी शासन को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि यूथ जो होता है वो किसी भी देश या किसी भी जगह का बहुत ताकतवर वर्ग होता है। तो इसीलिए और भी जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास के और भी लोग थे,
उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जयपुर जैकोबिन क्लब जो फ्रांस में था वही बना था सेंटर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, रेवोल्यूशनरी बातचीत का। तो वही उन्होंने भी करना भी शुरू कर दिया। और फिर उनके जो एक्टिविटीज़ थे और जो कैंपेन्स थी, उसने क्या करा, उसने फ्रेंच चारबीस जो थी वो शुरू हो गई, होलैंड में मूव करना, बेल्जियम में मूव करना, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इस सब जगहों पे मूव करना। 1790s के दशक में, 1790 का जो दशक था, उसमें क्या हुआ, जो एक्टिविटीज़ और कंपेन्स जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स, कहाँ के, और भी शहरों के। जहाँ तक खबर पहुँच गई थी कि फ्रांस के जो लोग हैं वो अब और भी यूरोप के और भी शहरों को लिबरेट करने के लिए आए हैं, गिराशाही खत्म करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो भी परेशान थे। तो इसीलिए इसी एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स की वजह से अब जो फ्रेंच आर्मी थी वो आराम से घुस पा रही थी, कहाँ, होलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, इटली में, क्योंकि जो सिटीजन्स थे वो वेलकम कर रहे थे। राजा की चाहे जितनी भी आर्मी हो, कितनी बड़ी आर्मी हो जाएगी, सिटीजन से तो बड़ी तो आर्मी कभी होती नहीं है। तो इसीलिए ये सब शुरू हो गया 1790 के दशक में। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर्स, द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब जो रेवोल्यूशनरी वॉर, क्रांतिकारी जो युद्ध थे, क्रांतिकारी युद्ध क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि क्रांति लाई जा रही है, राजशाही को खत्म करा जा रहा है, एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए क्या ये क्रांतिकारी युद्ध है। इन क्रांतिकारी युद्धों से क्या बदलाव हुआ कि जो फ्रेंच आर्मी थी, वो ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी, जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो नेशनलिज्म का आइडिया था, इसको और भी जगह ले जाने लगे। और भी जगह ले जाने का मतलब, जो चीज़ें फ्रांस में इन्होंने करी थी वही वहाँ भी करने लगे। एक कॉमन लैंग्वेज लाए, वो एक पुरानी चीज़ों के नाम नई चीज़ें कर दी, ओथ्स ली जाती थी, हिम्स जो थे कंपोज करे गए थे, मार्टियर्स जो थे कमेमोरेट किए जाते थे, तो ये सब शुरू हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। Within the wide swath of territory that became under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब नेपोलियन, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि डायरेक्टरी खत्म होने के बाद, हाँ, 1790s के आखिरी समय में जो नेपोलियन था उसने फ्रांस की कमान संभाल ली थी। अब जो नेपोलियन जो था उसकी, क्योंकि उसने फ्रांस की कमान संभाली थी, इसलिए अब उसके पास दायित्व था कि और भी यूरोप के और भी देशों को वो लिबरेट करे। तो इसीलिए उसने क्या करा, जहाँ जहाँ फ्रांस की जो आर्मी थी वो रेवोल्यूशनरी वॉर करके घुसती थी, होलैंड, जर्मनी, हाँ, और क्या क्या कौन से देश थे, होलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये सब जितनी जगहें थी, हाँ, जर्मनी नहीं, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, जितनी भी जगहें थी, इटली उटली जहाँ भी थी, वहाँ इसने क्या करा, वही सारी चीज़ें करी, वही सारे रिफॉर्म्स लाए जो उसने फ्रांस में लाए थे। मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हाँ, ये सब लाए थे। Though through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. अब क्योंकि मोनार्की के पास फिर से आ गया है नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन एक ही आदमी है ना, तो एक आदमी कंट्रोल कर रहा है पूरी टेरिटरी पे, तो क्या हो, मोनार्क हो गया। तो फिर से मोनार्की आ गई, इतना सब रेवोल्यूशन करने के बाद भी 10 साल, 11 साल फिर से मोनार्की आ गई है। तो फिर से मोनार्की आई, तो नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस में, लेकिन अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में फ्रांस में पॉलिटिकल जो सिनेरियो था उसमें तो नेपोलियन विलन था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसमें लोगों आज जिसमें लोगों का क्या बोलते हैं, अच्छे से रहना, रहन सहन शामिल होता है, उसमें उन्होंने क्या करा, उसमें नेपोलियन ने बहुत सारे क्रांतिकारी प्रिंसिपल, बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव लाए। इन क्रांतिकारी बदलाव से क्या हुआ, इन क्रांतिकारी बदलाव से पूरी जो व्यवस्था थी उसको मोर रेशनल मतलब कि, जिससे पहले कहता था कि राजा ने मान लो कोई गलती कर दी, ठीक से सिटीजन्स को खाना नहीं दिया, लोग भुखमरी से मर गए, या सिटीजन्स की दवाई का ध्यान नहीं रखा, कोई बड़ी महामारी आ गई और बहुत सारे लोग मर गए। जब लोग राजा के पास जाते थे कि इतने सारे लोग मर गए, तो राजा बोलता था कि मैं नहीं जानता, इसे भगवान को कहना है, राजा इसे बोलता था। और जो क्लर्जी होती वो भी बोल देती कि हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं, ये तो भगवान के दूत है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो भगवान जैसे करुणामयी है वैसे ये भी करुणामयी है, ये तो आपके पुराने कर्मों का नतीजा है, इसमें ये क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल के उनको भगा दिया जाता था। तो ये एक रेशनलेशन, मतलब कि साइंटिफिक थिंकिंग लाई गई नेपोलियन के अंदर, और एफिशिएंट बनाया गया सिस्टम को। एफिशिएंट मतलब कि जैसे कोई भी जो लोग आते थे काम करवाने प्रशासनिक व्यवस्था में, मान लीजिए कि किसी ने किसी को गोली मार दी, तो लोग आते थे कि इसने मेरे भाई को गोली मार दी है, तो आप इसको आपसे अरेस्ट कीजिए, तुरंत अरेस्ट किया जाता था, तुरंत कार्यवाही होती थी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एफिशिएंट बना दिया गया सिस्टम को। The Civil Code of 1804, usually known as the Napoleonic Code,
did away with all privileges based on birth, established equality before the law, and secured the right to property. अभी जो मेजर्स लाए गए, क्या बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे जहाँ नेपोलियन गया रिवोल्यूशनरी वॉर्स करके, उनको कंपाइल किया गया किसमें, सिविल कोड में। 1804 के सिविल कोड में कंपाइल किया गया, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इसने, क्योंकि पहले जो क्लर्जी होती थी या नोबिलिटी होती थी, वहाँ जो पैदा भी हो जाता था उसके पास भी पावर आ जाती थी। उसके पास इतनी पावर आ जाती थी कि वो जो छोटी, क्या बोलते हैं, उससे छोटे जो लोग हैं, उससे छोटे जो जगहें हैं, उनको वो ऑप्रेस कर सके, उनके ऊपर चढ़ बैठ सके। हाँ, ये उसके पास पावर आ जाती थी, ये उसके पास प्रिविलेज आ जाता था, उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे। उनकी जो पॉपुलेशन थी, वो पूरी पॉपुलेशन का 10% थे क्लर्जी और नोबिलिटी मिला के। लेकिन तभी उनके पास 60% लैंड था पूरी फ्रांस का। और जो, क्या बोलते हैं, थर्ड क्लास सिटीजन थे, उनके उनकी जो पॉपुलेशन थी वो 10% थी। लेकिन तभी पूरे फ्रांस का जो 60% हिस्सा था, वो उनके पास, अरे वो उनके पास नहीं था, उनके पास सिर्फ 40% हिस्सा था। सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन का सिर्फ पास सिर्फ 40% हिस्सा, उसमें वो कंजस्टेड होकर रहते थे। तो इसलिए जितने प्रिविलेजेस उनको मिले थे लैंड एक्वायर करने के, और उनको टैक्स भी नहीं देना होता था ज़्यादा। हाँ, ये सब जो प्रिविलेजेस थे, नेपोलियन ने उन सब प्रिविलेजेस को ख़त्म कर दिया। तो ये क्या था, ये रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल लाया ना। अब फिर उसने इक्वलिटी बिफोर द लॉ कर दी, उसने बोल दिया कि सब समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई क्लर्जी नहीं है, कोई नॉवेल्टी नहीं है, सब एक समान है। किसी से ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा, किसी से कम टैक्स नहीं लिया जाएगा, सबसे सही से सही तरीके का टैक्स लिया जाएगा। established equality before the law and secured the right to property। और लोगों की जो प्रॉपर्टी थी उसको राइट दे दिया। अब पहले क्या था, राजा को मान लो कोई घर अच्छा लग गया, उसने वो घर ले लिया। सोचो, अपनी किसी, क्या बोलते हैं, बहुत, क्योंकि उसमें राजा की बहुत सारी गाड़ियाँ होती थी, तो अपनी किसी रानी को दे दिया। तो लेकिन क्योंकि राजा मानता था कि क्योंकि पूरा किंगडम मेरा है, मेरा इस पर रूल है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जब आ गई, तो राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से हर आदमी की जो प्रॉपर्टी है वो उसकी है, किसी कोई दूसरे की नहीं हो सकती है, उस प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है। ये हो गया। तो ये सब रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल जो हम आज देखते हैं, ये सब सोचिए 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में नेपोलियन ने कर दिखाया था। इसीलिए नेपोलियन एक डिक्टेटर होने के बाद, एक मोनार्क होने के बाद भी इतना वेलकम किया गया था। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था, इसको फ्रेंच कंट्रोल में, फ्रांस के कंट्रोल में जितने भी रीजन्स थे, वहाँ तक ले जाया गया ना। तो उससे क्या हुआ, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज। अब सोचिए, जो स्विट्जरलैंड में, डच रिपब्लिक में, जिसको आज हम नेदरलैंड कहते हैं, या इटली में, जर्मनी में, इन सब जगहों पे जहाँ जहाँ फ्रेंच कंट्रोल आगे बढ़ा, उसमें नेपोलियन ने क्या करा, ऐसे बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे। अब क्या होता था, पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बहुत, मतलब जटिल थी, लोगों को समझ नहीं आती थी। हाँ, क्योंकि इतना जटिल उसको बना दिया गया था, जैसे क्लर्जी और नोबिलिटी को पैसा चूस सके। तो नेपोलियन ने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया, और जो फ्यूडल सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, आइए देखते हैं। फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम, मेनोरियल, इन सबको जरा समझते हैं। फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद। सामंतवाद मतलब, देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा या सामंत से जागीरदार को राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण हस्तांतरित होता है। ये हो गया। अब आइए सर्फडम को देखते हैं। सर्फडम, दासत्व। और देखिए मेनोरियल ड्यूज, जागीरदारी शुल्क। आइए और पढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेपोलियन था उसने क्या करा, ये जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और डच रिपब्लिक में उसने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है, एक ऐसे तरह की सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, आप देखिए, जो राजा रहे, महाराजा जो रहते थे, वो जो किंग होता था, वो क्या करता था, वो एम्परर जो होता था, वो अपना जो, क्या बोलते हैं, एक ज़मीन जो थी वो अलग अलग जागीरदारों को दे दिया जाता था। मान लीजिए पूरा फ्रांस है, उसको, उसमें बहुत सारी ज़मीनों को बांट दिया गया है, बहुत सारी ज़मीनों को।
और इन ज़मीनों को में अलग अलग जो लोग हैं उनको बैठा दिया गया है। एक ज़मीन पर एक आदमी का अधिकार कर दिया गया है राजा के द्वारा। सारी ज़मीन वैसे राजा की ही है, लेकिन उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए उस ज़मीन पर राजा ने कुछ लोगों को बैठाया है। उनको क्या कहते थे? उनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे, और इस पूरे सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहते थे। और जो क्या बोलते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ये बहुत एक्सप्लॉइट करते थे किसको? पीजेंट्स को। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स ऐसे होते थे जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, खुद की फसल नहीं होती थी, क्या करते थे? उनको ही फंसाते थे। जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे उनको फंसा के काम करवाते थे, खूब काम करवाए, खूब काम करवाए, खूब काम करवाए। फिर उसके बाद उनको बोले कि अब तो तुम काम कर रहे हो, अब लेकिन अब तुम घर जाओ। घर जाते थे, फिर आते थे, रोज रोज काम करते थे। तो ऐसे क्या हुआ, पैसा नहीं देते थे फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे। और ऐसा करते करते हुआ क्या कि बहुत सारों का कर्जा चढ़ जाता था किस पे? जो लैंडलेस पीजेंट्स थे उन पर। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसी लैंड पे वो खेती करते थे अपनी भी, और उसी लैंड पे राजा साहब की भी, मतलब जागीरदार की भी खेती करते थे। तो कभी कभी जब वो लोन ले लें पीजेंट्स लोग, लैंडलेस पीजेंट्स लोग, तो लोन लेने के बाद ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कर लेते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे उस लोगों को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स पीजेंट्स को लोन देने पर। अब उतनी इंटरेस्ट जो ले वो लोग लेते थे, उससे क्या होता था, वो लोग चुका नहीं पाते थे जो पीजेंट्स थे। और फिर उनको क्या करना पड़ता था, क्योंकि चुका नहीं पाएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा फ्यूडल लॉर्ड्स का, तो इसलिए उनको काम करना पड़ता था। बिना पैसे का काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, दासत्व हो गया ना, दासी की तरह वो काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो दासत्व हो गया। और मेनोरियल ड्यूज, मेनोरियल ड्यूज मतलब कि कर, बहुत जो इतना बड़ा बड़ा कर होता था उसको भी उसने खत्म करा। किसने? नेपोलियन। में तीनों चीज़ों को उसने खत्म करा। In the towns to guild districtions were removed, transport and communication systems were improved. अब जो टाउन्स में कहता था कि हर जगह एक रेस्ट्रिक्शन थी किसी भी चीज़ को मूव करने की, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन मूव करने की, क्योंकि सरकार को पैसा लूटना था। सरकार मतलब राजा की सरकार, पैसा लूटना था। तो अब जब इसको भी हटा दिया गया, टाउन्स पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया, तो इससे क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो और तेज हो गया और इम्प्रूव हो गया। जो पीजेंट्स थे, जो आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे, और जो न्यू बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक तरीके की फ्रीडम एंजॉय करी। क्यों? पीजेंट्स ने क्यों एंजॉय करी? क्योंकि सर्वडम को खत्म कर दिया गया था, सर्वडम खत्म कर दिया गया था, बैरियल ड्यूज खत्म कर दिए गए थे। आर्टिसंस को क्यों अच्छा लगा? आर्टिसंस को अच्छा इसलिए लगा होगा क्योंकि अब क्या था, अब उनका जो वो था, राइट टू प्रॉपर्टी थी, वो आ गई थी। और राइट टू प्रॉपर्टी का होता है क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो उससे क्या हुआ, उनके पास उनकी प्रॉपर्टी तो रहेगी जिससे वो खा पी सकेंगे, इसलिए आर्टिसंस। वर्कर्स, वर्कर्स जो थे वो काम करने वाले, उनको भी फ़ायदा मिला इससे। नेपोलियन ने और भी चीज़ें लाई, वर्कर्स के लिए भी और भी चीज़ें लाई, आर्टिसन के लिए भी, और न्यू बिजनेसमैन के लिए भी और भी चीज़ें लाई, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो भी नेपोलियन ने करी थी। उन्होंने सबको एक अच्छा अच्छा क्या बोलते हैं, फ्रीडम मिल गई। Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized rates and methods, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. अब जो बिजनेस थे या छोटी मोटी जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, उनको रियलाइज़ हो गया कि अब क्योंकि यूनिफॉर्म लॉस आ गए हैं, अब जो वेट्स और मेजर्स उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी आ गई है। इसलिए अब जो मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, गुड्स का कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो होगा, ये सब जो होगा, ये सब अब आसान हो गया है। और अब क्या हो सकता है, अब जो गुड्स होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और जो कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब पैसा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, अब उसका जो एक्सचेंज होगा वो और आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले एक आदमी जो 4 किलो चीनी है वो 4 रुपये में दे रहा है, जगह 4 किलो चीनी 8 रुपये में मिल रही है। तो इसलिए क्या होता था, कुछ बिजनेसमैन को ज़्यादा फायदा होता था, कुछ बिजनेस को कम फायदा हो जाता था। तो इस वजह से कुछ को घाटा भी हो जाता था। तो इसी वजह से यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जब लाया गया तो बिजनेसमैन भी खुश हो गए। और साथ ही साथ उनका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी क्या बोलते हैं, सही हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल कस्टम थी, ड्यूटीज़ थी, वो सब क्या बोलते हैं, कस्टम्स थे, ड्यूज थे, ड्यूटीज थी, सब रिमूव कर दी गई। हाउएवर इन द एरियाज कंक्यूर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच वर मिक्स्ड। अब जहाँ जहाँ फ्रांस का कंट्रोल हो गया था, वहाँ वहाँ जो लोग थे उनका जो फ्रेंच रूल के प्रति क्या बोलते हैं रिएक्शन था, वो मिक्स था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मिलान एंड वर्साओ, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। शुरू शुरू में कुछ जगहों पे, जैसे ब्रसल्स में, मिलान में, वर्साओ में, और हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, इस सब जगहों पे, इन सब शहरों में, सब क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिव
प्री रिपब्लिक एग्जिस्टिंग एम्पायर्स में क्या होता था, जब फ्रेंच आर्मीज आती थी तो उनको एक लिबर्टी के हार्बिंगर मतलब आज़ादी देने वाले एक स्रोत के रूप में देखा जाता था। लेकिन जो शुरू शुरू में जो ये उत्साह था, ये बाद में एक हॉस्टिलिटी मतलब दुख के रूप में परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। अब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिली है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स मिली है, लेकिन वो हैंड इन हैंड नहीं चल रही है कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स तो मिली है, पॉलिटिकल फ्रीडम मिली हो चाहे ना मिली हो। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल फ्रीडम जो होगी वो आगे भी डेवलपमेंट इंश्योर करेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम होगा उसमें अभी डेवलपमेंट इंश्योर करेगा। इसलिए लोगों को समझ आ गया कि फ्रेंच आर्मीज भी हमारा शोषण ही करने आई हैं, ये हमारा हमको राजनीतिक फ्रीडम कभी नहीं देंगी, बस ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करेंगी। अब जो हुआ, जो टैक्सेशन था जो उसको बढ़ा दिया गया। टैक्सेशन मतलब कि लोगों के ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा? फ्रेंच आर्मीज के द्वारा, जो उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया था पोलैंड में, स्विट्जरलैंड में, जिन्होंने कंट्रोल संभाल लिया था। तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया लोगों पर, टैक्स लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। और किसको टैक्स दे रहे हैं? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनको भी दे रहे हैं। ऐसे जो राजा थे वो तो उनके बीच में से ही मतलब उनके राजघराने से ही आया था, उनके देश का ही था। फ्रेंच आर्मी थोड़े उनके देश के हैं, लेकिन तब भी देना पड़ रहा है। और सेंसरशिप क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना होना, कोई भी चीज़ छपने से पहले उसके ऊपर देखना क्या चीज़ राजा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ है, क्या चीज़ राजा के खिलाफ सरकार के खिलाफ नहीं है। जो चीज़ें खिलाफ होती थी उनको हटा दिया जाता था। इसको सेंसरशिप कहते हैं। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, जो लोग थे, जो सैनिक थे, उनको फ्रेंच आर्मीज में भर भर के ठूसा जाता था, बिना पूछे, बिना उनसे उनसे इजाज़त लिए, बिना उनको ट्रेनिंग दिए सही उनको ठूस दिया जाता था, जिससे बहुत सारे लोग मर जाते थे लड़ते लड़ते। और कुछ लोगों की बहुत दर्दनाक मृत्यु होती थी, क्योंकि लड़ नहीं पाते थे, उनके पास कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी। और इस ये किस लिए किया जाता था? जो फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन था कि और भी जो यूरोप की जगहें हैं उनको भी फ्रांस आर्मी जो फ्रेंच आर्मी जो है वो कॉन्कर कर पाए। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ये इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ें थी इसने क्या करा? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से जो बदलाव आए थे, जो एडवांटेज मिल रहे थे लोगों को, उसको बदल दिया, उसको हटा दिया, उसको लाइन से हटा दिया। तो इससे क्या हुआ? अब इससे लोगों के बीच में भावना आ गई कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या बोलते हैं, फ्रांस को सपोर्ट नहीं करेंगे, फ्रांस आर्मी को अपने पास नहीं आने देंगे फ्रेंच आर्मीज को। तो इस तरीके से नेपोलियन जो है उसका आइडिया ऑफ नेशन जो था वो आगे बढ़ा। पहले उसने फ्रांस को क्या बोलते हैं ठीक करा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए, फिर और जगहों पर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए। चलिए, हो गया। अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।